What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया, बोला गया कि सर डेली एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठता हूँ, डेली क्वेश्चन पेपर लगाने बैठता हूँ या आंसर राइटिंग करने बैठता हूँ, हमेशा दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं इस एग्जाम को निकाल पाऊंगा, क्या ये काम मैं कर पाऊंगा। तो देखिए आज की डेट में अगर आप लोग किसी भी इंसान से जाकर पूछिए, कोई भी आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगा यार ये एग्जाम तो निकला पड़ा है। हर एक इंसान के अंदर थोड़ी ना थोड़ी एंजाइटी होती है, डर होता है। वो एक तरीके से आप लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए होता है। अगर आप लोगों को लगने लगे यार ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, इसको तो निकाल के फेंक ही देंगे, आप लोग पढ़ना ही बंद कर दोगे। तो अगर आप लोग अपने आप के अंदर कुछ एंजाइटी लेकर आ रहे हैं कि हाँ पता नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तभी आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इंसान पढ़ता है ना, डाउट उसी को आता है। एक तो इंसान हुआ है जो बिल्कुल पढ़ेगा नहीं, उसको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। एक हुआ है बिल्कुल टॉपर है, उसको सारी चीजें आती हैं। ऐसा कोई इंसान नॉर्मली पॉसिबल है नहीं, ठीक है। कंप्यूटर ही हो सकता है, रजनीकांत का चिट्ठी हो सकता है, तो फिर कि हाँ भाई साहब सब कुछ पता है उसको। तो इस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि उसके अंदर डाउट आएगा ही आएगा। आप लोगों को बस ये कर रहे हैं कि वो जो डाउट आप लोगों के अंदर आ रहा है उसको थोड़ा सा सप्रेस करना है और हमेशा अपने आप को ये बोलना है कि यस यू कैन, यानी कि आप लोग कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को ये बोलना है और ये बोलने से आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप लोगों को ये लगेगा हाँ यार कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है किसी ने किया नहीं आज तक, कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि पहली बार हो रही है धरती पर कि आज तक नहीं है, उसमें डाउट हो रहा है। लोगों ने ऐसी ऐसी भी चीज कर दी जो पहली पहली बार हुई होगी कभी धरती पर। तो ये तो हर साल पता नहीं कितने सारे लोग यार एग्जाम निकाल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को बोला कीजिए 2-3 बार दिन में। एक बार सोते टाइम बोलिए, एक बार उठते टाइम बोलिए, दिन में 1-2 बार और बोलिए। तो आप लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों का खुद का अपने ऊपर ट्रस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सोचने में तो ये ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या फालतू की बातें, ऐसे बोलने से थोड़ी ना होता है, पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आप लोग रिजल्ट देखेगा वो माइंड ब्लोइंग होगा। आप लोग खुद अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम निकालना बस किताबें पढ़ना नहीं होता है, अपने आप को हैंडल करना भी होता है। जब प्रेशर पड़ता है माइंड पर, उस टाइम पर आप लोग अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोग का एग्जाम निकालने में। तो कोशिश ये करनी है हमेशा अपना ध्यान रखकर अपने आप को सही डायरेक्शन देकर चलना है। तो जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं उनको बता दूं कुछ ये चीजें आप लोगों को इस लेक्चर में देखने को मिलेगी। तो काफी शानदार और इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहेगा, एंजॉय करिएगा इसको अच्छे से, ताकि करंट अफेयर जो है हर एक तरीके से आप लोगों के कंट्रोल में आ जाए। ये 2 वीडियो रेगुलर इस चैनल के ऊपर आती है। अगर आप लोग करंट अफेयर को चाहते हैं कि आप लोगों के कब्जे में हो जाए पूरा, तो ये 2 वीडियो कंप्लीट आप लोग देखिए, कुछ भी आप लोगों का डाउट नहीं रहेगा। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या इन वीडियो के बारे में, बहुत सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी यहीं पर ही। घर पर भी जाकर आप लोगों को चीजें रिवाइज करने की कम जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम चीजें यहीं पर ही आप लोगों की रिवाइज भी हो जाएगी। और बाकी अगर लेक्चर देखने के बाद में आप लोगों को लगे यार पीडीएफ चाहिए इसकी, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ, यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग आज फिर बात करेंगे बेसिकली ओलंपिक के मेडल के बारे में, जो मैंने बोला था कि आप लोगों को डेली स्टार्टिंग में एक अपडेट दिया करूंगा। तो अभी बात करें तो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक का यहां पर ओलंपिक चलने वाला है। और टोक्यो की जो जापान की कैपिटल टोक्यो में ये ओलंपिक हो रहा है। अभी जहां पर बेसिकली ओलंपिक होता है वहां पर आप लोगों को पता है अपनी धरती पर खेल रहे हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ में जापान जो है वो पहले नंबर पर है 13 गोल्ड के साथ में, चाइना दूसरे नंबर पर है 12 गोल्ड के साथ में, और यूएसए तीसरे नंबर पर है 11 गोल्ड के साथ में। चौथे नंबर पर है आरओसी। इसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि यार ये आरओसी क्या है बताना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रसिया ओलंपिक कमेटी। देखिए यहाँ पर रसिया के ऊपर अभी बैन लगा हुआ है 4 साल का, और ये जो बैन लगा था ये लगाया गया था बेसिकली 2019 में, ठीक है। तो 2019 के बाद में 2020 में आगे ओलंपिक तो अभी बैन है, आगे फीफा वर्ल्ड कप आएगा 2022 में तो भी बैन रहने वाला है। तो इसका मतलब ये कि 4 साल तक ये बैन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा हाँ, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है जरा बताइए तो जरा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, बताइए जरा फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है। कई सारे जो इवेंट होते हैं उनके बारे में हल्का सा तो आइडिया कम से कम आप लोग रखते हैं। अभी हम लोग बात करें टोक्यो ओलंपिक के 2020 के, वैसे 2021 में हो रहा है पेंडेमिक के चलते। आप लोग ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वाला गेम कहां पर होने वाला है जो कि ओलंपिक का होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो पूछता हूं उनके आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए। आप लोग एक बार चीजों को लिख लेंगे ना तो फिर एग्जाम में आप लोग उनको रिकॉल आसानी से भी कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कल जो थी यहाँ पर 2 वीडियो आप लोग की बन गई। पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया डिटेल में यहाँ पर कई सारे आर्टिकल। ये जो दूसरी वीडियो है, ये दूसरी वीडियो में फिर मैंने आप लोगों को जो न्यूजीलैंड वाला पोर्शन और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया जो कि बात करें मिजोरम और आसाम के बीच में लड़ाई का। 2 वीडियो इसलिए बन गई क्योंकि ये वीडियो टर्मिनेट हो गई, मुझे लगा यार एक आर्टिकल बचा हुआ है तो उसको खत्म कर देते हैं।
और बाकी एनालिसिस और जो आंसर था वो सारी चीजें मैंने सोचा आगे पेंडिंग डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बच्चा तो बोला था, मेल आया कई सारे बच्चों ने बोला कि सर कोई नहीं, अगर ऐसा हुआ करते तो संडे बना दिया करो। देखो यार, काम को ना कम कोशिश करो कि जितना मिनिमम हो सके उतना पेंडिंग छोड़ो। हाल तो पेंडिंग छोड़ो ही मत अगर हो सके तो, ठीक है। कोशिश ये करो कि आज का काम है तो आज ही खत्म करना है। अगर ये टेंडेंसी भी अगर आप लोगों ने डेवलप कर ली ना, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें तो आप लोगों के माइंड में वैसे ही कॉन्फिडेंस लाना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ यार ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने का, ठीक है। तो कोशिश करो ये चीजें करने की, फिर शानदार तरीके से आप लोग अपने ऊपर फोकस करने भी लग जाओगे। ओके, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग यहां पर, और फिर वीडियो के एंड में इसका आंसर बताऊंगा। बात की जा रही है स्टेट ऑफ डोअर के बारे में, आप लोग को बताना है किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये आप लोग को बेसिकली बताना है, ठीक है। पहले बोला गया यहां पर बेसिकली सेल्टिक सी को ये आयरिश सी के साथ में कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी को सेल्टिक सी के साथ में कवर करता है, आयरिश सी को यहां पर नॉर्थ सी के साथ में कवर करता है, या फिर नॉर्थ सी को आर्टिक ओशन के साथ में कवर करता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोग को इसका आंसर जानने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, यहां पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये रिलीज किया जाता है कौन सी मिनिस्ट्री या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यानी कि कौन यहां पर इसको बेसिकली रिलीज करता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को। सबसे पहला बोला गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, दूसरा बोला गया यहां पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तीसरा बोला गया नीति आयोग, ठीक है। तो ये है नीति आयोग, तो ये वाई होगा यहां पर, ठीक है। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड जो इंपावरमेंट है, तो तीनों में से आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर आप लोग बताइए, वीडियो के एंड तक वेट कीजिए, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। और इसी के साथ में अब आज का डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के सामने है यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका एक ओवरव्यू। देखिए ओवरव्यू देने से एक बच्चा कह रहा है सर ओवरव्यू में कोई टाइम वेस्ट कर दो, ये बेसिकली आप लोग जिसको टाइम वेस्ट बोल रहे हैं ना, ये मेमोरी फॉर्मेशन का काम करता है। मैं तो ये बोलूंगा अगर आप लोग कोई किताब पढ़ने बैठते हैं, कोई एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने बैठते हैं, उसको पढ़ने से पहले सबसे शानदार तरीका ये है कि उसके पीछे के क्वेश्चन आप लोग जाकर देखो, एक लेक्चर में को देखो क्या क्या हेडिंग है उसके, बेसिकली लेक्चर बोल रहा हूं, जो चैप्टर की हेडिंग देखो आप लोग, तो उससे आप लोग को एक पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है। यानी कि एक ओवरव्यू आप लोगों को ले लेना चाहिए, इससे आप लोगों की मेमोरी फॉर्मेशन अच्छी होती है, आप लोगों को पता रहता है कि क्या क्या आप लोगों के सामने आने वाला है। उन्हें कहते हैं कि पहले तालाब में कूदने से पहले चेक कर लेना चाहिए कितना गहरा है, तो ये जरूरी है, आप लोगों की मेमोरी अच्छी फॉर्मेशन होती है, चीजें लंबे समय तक आप लोग याद रख पाते हैं, ठीक है। तो जानेंगे इसके बारे में, एक एक कर देख लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आईएमएफ के बारे, आईएमएफ के द्वारा कुछ चीजें प्रस्तुत की गई है कि हमारी कंट्री की और ऑल ओवर वर्ल्ड की किस तरीके से चीजें चल रही हैं। यहां पर कुछ ऐसी चीजें जो कि आर्टिकल के अंदर में, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आर्टिकल के अंदर नहीं है, वो एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक पूरा कंक्लूजन आप लोगों के सामने रखूंगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या रीजन है, तो समझेंगे चीजों को काफी अच्छे से, ठीक है। तो काफी एक प्यारा आर्टिकल बना देंगे इसको। बाकी अगर आगे बात करें, ये जो साइड वाला आर्टिकल है, ये 97th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में हम लोगों ने 2-3 बार डिस्कस भी किया है, ठीक है। ये बेसिकली बात कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, तो उसके बारे में फिर से यहाँ पर एक आर्टिकल है, वैसे मैं 2-3 बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी चलिए कोई नहीं, एक बार और सही आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा, और एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, और कई सारे बेसिक्स जो हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। जापान का एजुकेशन सिस्टम, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, तो इसके बारे में नजर डालेंगे। पेगासस जो वायरस है उसको लेकर कई बार आप लोग देख चुके हैं कि कई सारे लोगों के जो अभी अकाउंट है उनको हैक किया गया था और यहां पर उनको चेक किया गया था। ये जो पेगासस वायरस है एनएसओ करके है यहां पर, जो इजराइल की एजेंसी उसके द्वारा तैयार किया गया था, और अब ये जीरो क्लिक वायरस हो चुका है, यानी कि जिसके इंसान के मोबाइल में ये वायरस चला गया, अब वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर आप लोग वायरस को जाओगे और उसको देखोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ये वायरस आप लोग के मोबाइल में डालना चाहता है तो आप लोग को एक व्हाट्सएप कॉल देनी है, और फिर कॉल का रिकॉर्ड भी डिलीट कर देगा, और वो आप लोग का मोबाइल उसके कंट्रोल में, वो जब चाहे आप लोग का माइक ऑन कर सकता है, जब चाहे आप लोग का कैमरा ऑन कर सकता है, वो एक तरीके से आप लोगों को सारे मैसेज, सारी चीजें, कॉल रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग, सब चीजें रिकॉर्ड करके डिलीट कर सकता है, सारा पूरा फोन उसके कंट्रोल में इंसान के आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये एनएसओ ग्रुप के द्वारा इसलिए बनाया गया था ताकि टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सके, पर लेकिन आज के दिन में कंडीशन ये देखने को मिलती है कि ये कई कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा गया अपने ही देश के लोगों को बेसिकली टैकल करने के लिए, तो ये थोड़े से गलत है यहाँ पर। तो उसी के बारे में भी ममता बनर्जी जो है वो भी दिल्ली पहुंची, इसके चलते बात की जा रही है, तो वही सब मुद्दे हैं, तो एक हल्का सा पता होना चाहिए बस, ठीक है। बात करें, ये एक अच्छा आर्टिकल लगा मुझे बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में, तो यहां पर बात की जा रही है फिलहाल कि हमारी कंट्री में कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आ रहे हैं, तो आखिर क्या क्या बातें हैं उसके बारे में समझेंगे, तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी। साइड में जो आर्टिकल है ये किताब के बारे में है, ठीक है। तो किताब के बारे के साथ साथ में थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी किताब का है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली ये बात कर रहा है फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म बोलते हैं संघवाद का ढांचा, तो ये जो संघवाद का ढांचा है हमारे देश में काम कैसे करता है, इसने तो एक पॉइंट बताया ओनली कि हाँ जीएसटी को इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया जा रहा है, तो जीएसटी के साथ में मैं आप लोग कई सारे और पॉइंट बताऊंगा जो कि आर्टिकल के अंदर तो नहीं है, एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा।
डिस्कशन सुनने का ये तो फायदा है, वरना आर्टिकल में जो चीजें लिखी हुई हैं वही बताई जाएगी तो फिर आप लोग न्यूज़पेपर खुद ही पढ़ लो, मतलब ही नहीं है। तो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा बहुत सारी, ताकि आप लोग उनको अच्छे से समझ पाओ। और फिर से वही बोलूंगा, एक बच्चा कह रहा है कि सर न्यूज एनालिसिस, मैंने कहा एडिटोरियल एक बार को ढंग से सुन लो ना, आप लोग की जिंदगी तृप्त हो जाएगी। आप लोग जो है जो फाइनल सिलेक्शन है वो आप लोग यहीं से ही मिलकर आने वाला है, ठीक है। जब मेंस में जाकर बैठोगे, इंटरव्यू में जाकर बैठोगे, तो ये आप लोगों को सिलेक्शन देने वाला है, तो इसके ऊपर पूरा फोकस रखो। डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी हल्का सा नजर हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उनको करके एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक जल्दी से आर्टिकल के बारे में ओवरव्यू यहाँ पर देता हूँ। ये जो आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। बेसिकली आप लोगों को पता है कई सारे राज्य जो है जो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहां पर बात की जा रही है आसाम के बारे में, बिहार के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में और वेस्ट बंगाल के बारे में। तो नॉर्मली आप लोगों को एक धारणा देखने को मिलती है कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा रहती है और दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो है कम रहती है। नॉर्मल डायरेक्ट ना बोल, इनडायरेक्ट ना बोलकर डायरेक्ट बोला गया कि हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन का एनालिसिस यहां पर राइटर के द्वारा किया गया। और 4 राज्य के अंदर आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, तो इन राज्य के अंदर कहां-कहां पर मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ रही है और कहां-कहां हिंदू की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसका एक एनालिसिस यहां पर इनके द्वारा जब किया गया तो कई सारे चौंका देने वाले आंकड़े जो है वो सामने निकल कर आए। पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, यहां पर अभी जो ये राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, तो यहां पर इन राज्यों के बारे में तो मेनली इसके द्वारा फोकस किया गया। बाकी बिहार के द्वारा साफ-साफ बोल दिया गया कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी कोई चीज नहीं लाने वाला है। कर्नाटक भी बोल रहा है कि पॉपुलेशन के कंट्रोल के ऊपर वो काम करेगा और गुजरात जो है वो भी कुछ ऐसा प्लान कर रहा है इंट्रोड्यूस करने के लिए कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो फिलहाल अभी अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो स्टेप उठाया गया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और यहां पर पूरा आर्टिकल जो है उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेगा नॉर्मल तरीके से। अगर देखा जाए 2 राज्य के इर्द गिर्द यहां पर ये घूमने वाला है, ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा आप लोग को देखने को मिलेगा आसाम। तो इन दोनों राज्य के बारे में अभी, क्योंकि ये दोनों राज्य जो हैं ये कुछ ऐसा सिस्टम जो है वो प्रस्तुत कर चुके हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश जो पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन और वेलफेयर बिल, तो 2021 ये अभी लाया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, वो लोकल इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, तो कुछ इस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सेम फंडा यहां पर आसाम में लेकर आ रहे हैं, वो भी यहां पर कुछ ऐसा ही है कि यहां पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और इवन आसाम तो एक स्टेप आगे चला गया, उसने पॉपुलेशन आर्मी तक बना डाली। पॉपुलेशन आर्मी मतलब उन पर्टिकुलर एरिया में फोकस ज्यादा दिया जाएगा जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। ये माना जाता है कि मुस्लिम जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं अकॉर्डिंग टू यहां पर इन राज्य के हिसाब से, यानी कि राइटर ये बोल रहा है कि ये राज्य सोच रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा बच्चे पैदा करती है, पर लेकिन राइटर यहां पर उसी को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि कभी भी बच्चे जो हैं वो रिलीजन के नाम पर आप लोग नहीं देख सकते कि ये कम्युनिटी है ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है, दूसरी कम्युनिटी कम बच्चे पैदा कर रही है। इसका रीजन कुछ और ही देखने को मिलता है। वो रीजन क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एजुकेशन लेवल कम है। आप लोग ये सोचे कोई एक पर्टिकुलर औरत है, वो औरत जो है वो एक जॉब करती है, ठीक है, जॉब करती है कि आप लोगों को लगता है कि उसके पास में इतना टाइम है कि वो कई सारे बच्चे कर सके, मैक्सिमम 1 या फिर 2, तो इस तरीके से तीसरा बच्चा तभी होगा नॉर्मली सोसाइटी के हिसाब से, माने पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है, कि दोनों लड़की होगी, चलो एक और लड़का कर लेते हैं। तो ये ऐसी एक घटना भी आप लोगों को देखने को सोसाइटी में मिलती है, यानी कि एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इनकम अगर ठीक ठाक होगी, नॉर्मली कई सारे लोगों की ये धारणा रहती है घर में जितने सारे हाथ होंगे काम करने वाले उतना ही अच्छा है, पर लेकिन ये कहां पर होगा, जहां लो इनकम है, जहां पर अच्छी खासी लोग इनकम कमा रहे हैं, वहां पर कोशिश करते हैं 1-2 बच्चा रखें और अपने काम पर फोकस करें, क्यों फालतू में और ज्यादा बच्चे करने। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तीसरा बोला गया कि मैटरनल और जो चाइल्ड हेल्थ कंडीशन है, जहां पर ये लगता है कि बच्चे जो हैं वो बचते ही नहीं है, एक बच्चा पैदा हो उसकी डेथ होगी, दूसरा उसकी डेथ होगी, तो उनको लगता है कि 2-4 बच्चे कर लेने चाहिए। अभी कोविड-19 ने लोगों को और टेंशन में डाल दिया है, दुनिया भर के लोगों की जान चली गई है, लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसकी वजह से लोग और ज्यादा बच्चे पैदा करने लगे कि पता चला एक ही बच्चा उसी की डेथ होगी तो कैसे काम चलेगा। तो इसकी वजह से लोगों ने और ज्यादा बच्चे पैदा करने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। और भी कई सारे एसोसिएटेड फैक्टर आप लोग बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है कि बच्चा पैदा करना है तो यहाँ पर लड़का ही होना चाहिए, लड़का हो गया तो सही है, एक पर ही रुक गए, लड़का नहीं हो रहा तो फिर लगे हुए हैं। तो ये वाला कंडीशन भी बहुत ज्यादा आज के सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो ये बोला गया राइटर के द्वारा, जो रिलीजन के नाम पर आप लोग बोलते हैं ना कि रिलीजन के नाम पर बच्चे पैदा होते हुए नजर आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत फंडा है। ये आप लोगों के माइंड में जो गलत धारणा है ये नहीं हो सकता, ये इस तरीके की चीजें नहीं है। और इवन यहां तक भी हिदायत दे डाली राइटर ने, यहां पर ये बोला कि यूनियन जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, यूनियन जो मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में जिसका नाम है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, उसने 2019 में एक डेटा तैयार किया। तो 2019 में जो ये डेटा तैयार किया गया, इसमें इसके द्वारा खुद बोला गया कि आने वाले टाइम में 2025 तक का जो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी कि लगभग यूपी का जो पॉपुलेशन लेवल है वो सस्टेन करने वाला है 2025 तक का, ये यानी कि 2.1 के करीब यहां पर होने वाला है।
आसाम का तो वो ये बोल रहे हैं बल्कि ऑलरेडी आसाम की तो पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी कंट्रोल में आ रही है, 2020 में ही उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई है। आसाम को तो कोई ऐसा बिल लाने की जरूरत भी नहीं है, आसाम को तो कोई ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। तो आसाम तो बिना फालतू में कूदा फिर रहा है, यहां पर ये बोल रहे राइटर। यानी कि ऑलरेडी आज की डेट में अगर आप लोग देखिए चाइना की तरफ को, तो चाइना पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी है चाइना के अंदर। उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर क्या चल रहा है। और आप लोग क्या करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर फोकस करो, किस तरीके से आप लोग उसको लेकर चल सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात इनके द्वारा एक बड़ी ही प्यारी बात यहां पर ये बोलेगी, अगर आज की डेट में आप लोग टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, यानी कि अगर एवरेज निकाले एक वुमेन जो है वो कितने बच्चे पैदा कर रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेकर जाऊं, जैसे 1998 से लेके या फिर 1999 के बीच के आसपास की आप लोग बात करें, उस टाइम पर जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश का बात करें हिंदू का और जो मुस्लिम का, पहले यूपी के बारे में बात बताई जा रही है क्योंकि यूपी के चलते कंट्रोवर्सी होगी। तो यूपी में जो हिंदू का जो बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट था वो था 3.87, ठीक है, ये मैंने यूपी का बताया, हिंदू का, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा अगर मुस्लिम के बारे में बात करें यूपी का, तो उनका था 4.76, ठीक है, यानी कि मुस्लिम का ज्यादा है यहां पर लेकिन आगे जो इंटरेस्टिंग चीज इनके द्वारा बोली गई है वो ये बोली गई कि अगर आप लोग यही डेटा अगर 1998 या 99 यानी कि 2000 से लेकर अगर 15-16 साल बाद देखो 2015 में या फिर 16 में, तो आप लोगों को डेटा जो है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला मिलेगा। वो क्या है, आज की डेट में जो हिंदू का जो है वो डिक्रीज होकर हो गया यहां पर 2.67 जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, हिंदू का 2.67 हो गया, और अगर मुस्लिम का बात करें तो 3.1 हो गया है, ठीक है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखिए तो हिंदू का घटा है 1.2 और जो मुस्लिम का घटा है वो घटा है 1.6। यानी कि रिलीजन के नाम पर अगर आप लोग चीजों को देखते हैं कि रिलीजन की वजह से ये चीजें चल रही हैं, तो ये डेटा आप लोग को झुटला देगा यहां पर कि रिलीजन कभी भी इस चीज के साथ में ऐसा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। सेम डेटा इनके द्वारा आसाम के बारे में बताया गया है। यानी कहने का मतलब ये कि रिलीजन के साथ में पॉपुलेशन को कंट्रोल करके जो देख रहे हैं वो कनेक्ट करके देख रहे हैं वो गलत चीज है, जबकि एजुकेशन, इनकम, ये हेल्थ, वो सारी चीजें या फिर बेटे की चाह, वो आप लोगों को नॉर्मली बच्चे जो है वो ज्यादा करते हुए लोग नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर जिन एरिया में जहां हिंदू की फर्टिलिटी रेट ज्यादा है वहीं आप लोगों को मुस्लिम की भी फर्टिलिटी रेट ज्यादा देखने को मिलेगी अगर आप लोग कंपेयर करके देखेंगे। इवन इनके द्वारा यहां पर बोला गया कि अगर आप लोग देखिए जैसे कि आज की डेट में अगर बात करें 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं आसाम के अंदर में जहां पर जो मुस्लिम की जो ग्रोथ रेट है वो कम है हिंदू के कंपेयर में। 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बिहार में, 22 डिस्ट्रिक्ट ऐसे उत्तर प्रदेश में और 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे वेस्ट बंगाल में है। तो आप लोग ये पर्टिकुलर इस तरीके से अगर लेकर चलें कि रिलीजन के नाम पर आप लोग इन चीजों को बेसिकली चिपका रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये गलत बात है। बेसिकली ये फैक्टर, दूसरा यहां पर जो चाइल्ड वाला फैक्टर जो कि यहां बच्चा चाहिए वो कि हाँ मेल ही होना चाहिए वो वाला फैक्टर, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है यहां पर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं तो रिलीजन के नाम पर ये चीजें नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से कि पर्टिकुलर कि हाँ एक तरीके से पॉपुलेशन आर्मी बना डाली आसाम में कि इस पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है तो वहां पर हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, तो ये गलत तरीका है। तो ये बातें राइटर के द्वारा बोली जा रही है। ये पूरा डिस्कशन सुनने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि हाँ कई सारे मुस्लिम जो है वो कई सारे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, पर लेकिन उस एरिया में हिंदू का भी आप लोगों को रेट जो है वो ज्यादा कम देखने को नहीं मिलेगा। ये राइटर यहां पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में भी लिखने के लिए आ जाता है तो रिलीजन के नाम पर चीजें मत चिपकाइएगा, वहां पर राइटर बोलेगा कि एक तरीके से रिलीजन को लेकर टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूट्रल रहना है रिलीजन को लेकर। एजुकेशन, इनकम, बच्चा और जच्चा की हेल्थ और दूसरे फैक्टर जैसे कि लड़के की रिक्वायरमेंट है तो वो वाले फैक्टर आप लोगों को लिखने हैं। ये इतना कम से कम कॉमन सेंस आप लोगों को एग्जाम में यूज करनी है, ठीक है। अगर ये यूज नहीं करोगे तो फिर राइटर जो है वो तुरंत, राइटर बोल रहा हूं, एग्जामिनर जो है तुरंत आप लोगों के नंबर काटेगा और बोलेगा कि ये तो जाकर पोस्ट पर बैठेगा तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा देगा जाकर यार वहां पर इंसान। तो इस तरीके से आप लोगों को बेसिकली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया और जो यहाँ पर कवर किए गए, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों का मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है। बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा यही आप लोगों के लिए यही पूछ लिया जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट पूछ लूं आप लोगों से क्वेश्चन की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रस्तुत करती है, तो आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कौन है वो यहाँ पर, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको बोलेंगे IMF, ठीक है। तो IMF, तो IMF जो है आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं IMF। तो IMF के द्वारा यहाँ पर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं। क्या ये अकेला यही एक ऐसा आउटलुक है, कोई ऐसी रिपोर्ट है जो ये तैयार करता है? तो नहीं, इसके द्वारा और भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक और याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो अगर आप लोगों से पूछे कि कोई ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो वो भी IMF ही तैयार करता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन पास में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बताया एक्स्ट्रा क्योंकि आगे भी पूछा जा सकता है।
तो कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा कीजिए। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं ये बातें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो कि आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे आर्टिकल पढ़ाते रहता हूं वो मैं सोच के भी नहीं बैठता हूं क्या क्या बताना है, क्योंकि मैं जब पढ़ाने बैठता हूं तो फिर बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में आती है, चलो ये भी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं, तो उसके चलते बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बता देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, अगर आर्टिकल उठा के देखेंगे चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। अब यही आर्टिकल अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, मान लीजिए ये जो आर्टिकल है आप लोग जाकर पढ़िएगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल है आज आप लोगों को ये आर्टिकल जाकर पढ़ना है, और मैं जो चीजें बताऊंगा उसमें देखिएगा कितनी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे ये फायदा रहता है कि आप लोगों को एक कनेक्ट करने का मौका मिल जाता है चीजों के साथ में अच्छे से। एक्स्ट्रा चीजें इसीलिए बताता हूं डिटेल में, ताकि आप लोग उसको अच्छे से कनेक्ट भी कर पाए। ठीक है, अभी अगर बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दो रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरा हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा यहां पर अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट के बारे में, तो ये जो रिपोर्ट है नॉर्मली यहां पर जो प्रस्तुत की जाती है, ये यहां पर साल में लगभग 2 बार प्रस्तुत की जाती है, ताकि इकोनॉमी की कंडीशन को यहां पर समझा जा सके। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है अभी यहां पर प्रस्तुत की गई यहां पर जुलाई के महीने में। तो ये जो जुलाई के महीने में प्रस्तुत की गई है, इसने जो डेटा प्रस्तुत किया है वो जो पहले प्रस्तुत की गई थी उसमें जो डेटा था उसमें काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। मैंने आप लोगों को कई बार ऐसे आर्टिकल बताए कि अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, तो के शेप रिकवरी देखने को मिलती है। तो इसके आर्टिकल के अंदर इसके बारे में जिक्र नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। कोई आप लोगों से पूछने लगे कि के शेप रिकवरी क्या होती है, तो आप लोग समझ पाएंगे। आप लोग ये समझिए, कोई एक पर्टिकुलर रिक्शा वाला है, कोई एक पर्टिकुलर ठेले लगाने वाला इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से घर में, एक तरीके से उसके घर में पेंडेमिक पड़ा, उसके घर में कोरोना के केस आ गए, और पता चला उसकी सारी जो भी उसके वहां पर जो पैसा था वो सारा वहां पर उसका लग गया। इवन एक की इंसान की डेथ भी हो गई घर में। तो ये आने वाले टाइम में 5 से 6 साल पीछे चला गया, यानी कि जो आज की डेट में इसकी पोजीशन थी घर में पेंडेमिक आने से पहले, उसके कंपेयर में अब 5 से 6 साल बाद यहां पर इस पोजीशन पर आएगा। इतनी बुरी कंडीशन इसकी हो चुकी है, यानी कि रिकवरी करने में इसको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो के शेप रिकवरी में ये दिखाया जाता है कि जो गरीब इंसान है वो पेंडेमिक आता है, कोई ऐसी महामारी मरती है तो वो और ज्यादा गरीब हो जाता है। पर लेकिन जो प्रोफेशनल है, जैसे मान लीजिए अभी अगर बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेंडेमिक के टाइम पर अमीर हो गए। ठीक है, दुनिया भर के नए नए अमीर सामने निकल कर आ गए, जो कि कोई मास्क बनाने वाली कंपनी, कोई सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी, कोई दवाई बनाने वाली कंपनी, कोई पीपीई किट बनाने वाली कंपनी। तो ये सारी जो कंपनी है, जो सारे जो इस तरीके के बिजनेसमैन है, वो क्या किए, वो और ज्यादा अमीर हो गए। यानी कि पेंडेमिक अगर कहीं पर आ रहा है तो वो और ज्यादा अमीर हो गए। इसको बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों बेवकूफी में एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, खासकर देखा जाए। और क्या कर रहा है, यूएसए और रशिया जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को और चाइना जो है वो हथियार बेच रहा है। यानी कि अमीर कौन हो रहा है, वो हो रहा है यूएसए, रशिया और चाइना। और हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग हथियार खरीद रहे हैं उनसे। तो यही चीज देखने को मिलेगा, वो अमीर हो गए और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 5 से 10 साल पीछे चली गई। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। वही सेम इंपैक्ट यहां पर डाला गया कोविड-19 के द्वारा। अभी यहां पर यही बोला जा रहा है कि आईएमएफ का जो आउटलुक है, अभी यहां पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वो ये बता रहा है कि ग्लोबल रिकवरी पे स्ट्रेन आ गया है। यानी कि ग्लोबल रिकवरी जो है जैसी हो रही थी वो अब उस लेवल की आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, उसमें प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो पहले ये बोला गया कि अगर 2 ब्लॉक के बारे में बात करें, 2 ब्लॉक के बारे में बात करें, दो जो कि नॉर्मलाइज कर चुके हैं एक्टिविटी, यानी कि जैसे कोविड-19 की दवाई के बारे में बात करें, बहुत सारे कंट्री ऐसी है जो अच्छे से अपने देश में दवाइयां प्रोवाइड करा चुके हैं। वहां पर लोगों ने काम पे जाना स्टार्ट कर दिया, नॉर्मलाइज चीजें होती हुई नजर आ रही है, जिसमें यूएसए आप लोगों को कंट्री देखने को मिल जाएगी, यूके आप लोगों को कंट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी कंट्री वो है जो अब तक भी स्ट्रगल कर रही है, बहुत कम लोगों को दवाइयां दे चुकी है, उन कंट्री के बारे में क्या किया जाएगा। तो वो कंट्री अभी भी झेल रही है और आगे भी झेलेंगी। अभी फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड वेव आई, अभी थर्ड वेव अगर आती है तो ये कंट्री की और ज्यादा खस्ता हालत हो जाएगी। पहली वेव हम लोगों ने मजे मजे में निकाल दी, कोई नहीं चलो चलेगी, पर लेकिन दूसरी वेव ने हमारी कमर तोड़ के रख दी। और अगर तीसरी वेव भी अगर आ जाती है तो भाई साहब घुटनों के बल ना आ जाए तो बता देना, अगर यही कंडीशन चलती रही। ये यहां पर राइटर बोल रहे हैं 3 महीने का, अगर यहां पर 1 अप्रैल से लेकर अब तक का फोरकास्ट अगर आप लोग देखो, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो नॉर्मली अनचेंज्ड है, यानी कि 6% के करीब है। अब वो कैसे है, अब आप लोग देखिए, मैं आप लोग को बोलूं, ये जो पैसा कमाने वाले लोग हैं यहां पर, ये पैसा कमाने, इनके पास है पैसा कमाना जो कम कर दिया है, यानी कि टोटल मिलाकर दोनों के पास में, मान लीजिए इनके पास में और इनके पास में टोटल मिलाकर मान लीजिए 10,000 रुपए हैं। ठीक है, 10,000 रुपए हैं। अब इनकी जो पैसा कमाने की क्षमता थी, पहले इनकी थी 4,000 रुपए और इनकी थी 6,000 रुपए। अब पैसा कमाने की क्षमता जो इनकी हो गई है, इनकी हो गई यहां पर 2,000 रुपए, ठीक है, पर इनकी हो गई है 8,000 रुपए। फिर भी मिलाकर क्या हो रहा है, इक्वल तो 10 ही आ रहा है ना। तो ग्लोबल की ग्रोथ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो लगभग 6 के करीब ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब क्या, मतलब ये कि अमीर वालों का ग्रोथ बढ़ गया और गरीब वालों का ग्रोथ घट गया है। तो इसका मतलब ये कि जब टोटल को जोड़ोगे फिर भी लगभग इतना ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑल ओवर कोई अनचेंज नहीं हो रहा है। पर लेकिन वर्ल्ड की जो एडवांस इकोनॉमी है वो फास्टर ग्रोथ में आ गई है, और वर्ल्ड की जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो डेवलपिंग कंट्री जैसे अपनी कंट्री हो गई, वो उनका स्लोअर रिकवरी हो गई है, यानी कि उनकी रिकवरी कम हो गई है। तो एवरेज जब दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहने का मतलब ये कि फाइनल जो है वो
6 का 6 ही रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर हो गए और गरीबों की खस्ता हालत हो गई है। ये यहां पर रिपोर्ट साफ साफ बता रही है। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है? इससे ये देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में अगर बात करें, जिसने अपनी कंट्री में दवाई अच्छे से दे ली, जितने अपनी कंट्री में चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर लिया, वो तो आगे निकल गया और बाकी के पीछे रह गए। तो आईएमएफ के द्वारा एडवांस इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो 5.6 बोला गया, इसको 0.5% बताया गया कि ज्यादा हो गया अभी यहां पर, ठीक है। तो इसके चलते अगर बात करें जैसे यूएसए के बारे में बात करें, तो यूएसए अच्छे लेवल पर चल रहा है, 0.6% यूएसए का बढ़ गया यहां पर, क्योंकि वैक्सीन जो है काफी अच्छे लेवल पर ये अपने देश में प्रोवाइड करा चुके हैं और नॉर्मलाइज कर चुके हैं एक्टिविटी को, ताकि लोग जो है काम धंधे पर जाना स्टार्ट कर दें। दूसरी साइड में अगर आप लोग चलेंगे, जो इमर्जिंग जो मार्केट है, जैसे डेवलपिंग कंट्री हमारी जैसी, उनका 0.4% से ग्रोथ स्लो हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखिए। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो अमीर कंट्री है उनका 0.5 से बढ़ गया है, जो गरीब कंट्री है उनका 0.4 से घट गया है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो एवरेज लगभग वही रह रहा है यहां पर, यानी कि जो ग्रोथ है वर्ल्ड का वही चल रहा है, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। इंडिया के बारे में बात करें और साउथ एशिया की पूरी कंट्री के बारे में बात करें, तो यहां पर 3% से कम हो गए यहां पर अगर बात करें, यानी कहने का मतलब है कि काफी बड़ा कट देखने को मिल रहा है 9.5 से। अगर आप लोग यहां पर देखें तो आज के डेट में साउथ एशिया में इंडिया के ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ा है यहां पर, और वो सारे इंपैक्ट किसने डाला है? जो सेकंड वेव अभी हमारी कमर तोड़ कर गई है, उसने यहां पर खस्ता हालत कर दी है। तो यहां पर सीवियर सेकंड वेव आई, इसी के साथ में स्लो रिकवरी हो रही है। अभी भी हमारे देश में ओनली 7% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको दोनों डोज मिल चुके हैं। आप लोग खुद बताइए, चलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक डोज ले लिया, पहले तो ये बताइए, ठीक है। और दूसरा ये बताना जिसने दोनों डोज ले लिया, कुछ ऐसे भी हैं क्या? आप लोग बताइए, जिसने दोनों डोज ले लिए वो तो 2 लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिसने एक डोज लिया वो 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। सिंपल आप लोगों, और फिर उसके बाद में आप लोग कमेंट देखिएगा, आप लोग खुद पता चल जाएगा कि 2 डोज वाले कितने हैं। झूठ नहीं लिखना है, देखिए वो नहीं कहते कि आप लोगों को मम्मी कसम झूठ नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब बताइएगा, मैं रियलिटी में जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो इससे आप लोग खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने लोग जो है हमारी कंट्री में दोनों डोज लिए बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 7% टोटल पॉपुलेशन अभी हमारी ऐसी है जो फुल्ली वैक्सीनेट हुई है ओनली, जबकि अगर आप लोग बात करें ग्लोबल एवरेज 14 है, यानी कि ग्लोबल एवरेज किसी भी कंट्री का अगर आप लोग उठाकर देखें तो लगभग यहां पर 14 है, यानी कि उसमें भी हम लोग आधे में है। ब्राजील 18 कर चुका है, यूएसए 50 कर चुका है और यूके 55 कर चुका है। तो आप लोग खुद देखिए, जब आधी पॉपुलेशन जो है उनको वैक्सीनेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो अपने आप ही अच्छे से काम करेंगे। और अगर आगे चले यहां पर, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया और इंडिया हो गया, अभी यहां पर सुपर कॉन्टिग्यूअस वायरस वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा थीटा नीटा पीटा पता नहीं क्या क्या वायरस निकल कर आगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये चीजें अगर और ज्यादा ताकतवर हो रही है, तो प्रेजेंट टाइम की दवाई पता चला ये बिल्कुल ऐसे जैसे दवाइयां जो है ना वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि टीबी की दवाई कोई पर्टिकुलर पर्सन ले रहा है, कुछ दिनों खाई नहीं, फिर छोड़ दी, अब और ज्यादा ताकतवर हो गई है टीबी, ठीक है। अब उसको जो नॉर्मल दवाई ले रहा था वो काम ही नहीं कर रही है, अब हाई डोज आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन कब देखने को मिलती है? जब इंसान लापरवाही करते हैं, जब इंसान अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसी के तरीके से वेरिएंट है यहाँ पर, अभी जो वेरिएंट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वायरस के, तो वायरस का नाम ही होता है वायरस वेरीज, यानी कि ये यहाँ पे एक तरीके से वेरीज करता रहता है। अभी ऐसा नेचर है, गामा कल को डेल्टा हो गया, परसों को भैया लोटा हो गया, फिर कप्पा हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो इसका नेचर चेंज होता रहता है। ये सारे नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कोई पूछे आप लोगों से तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखकर चलेगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। तो ये अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, तो अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, कल को चल के और तगड़ा वेरिएंट आ गया और आप लोगों की कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने काम करना बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, अपनी पूरी पॉपुलेशन को प्रॉपर वैक्सीनेट हम लोग को कर देना चाहिए, ये बातें बोली जा रही है। अगर बात करें जो डाउनग्रेड किया गया आउटलुक यहां पर, इसके द्वारा बेसिकली सेकंड वेव ने काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला है। तो इसके चलते देखिए इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो प्रोडक्ट पहले 5 रुपए का आता था अब वो 7 रुपए का आ रहा है, इसका मतलब ये देखने को मिलेगा, ठीक है। डिमांड लोगों की रही नहीं, डिमांड कैसे रहेगी? बहुत सारे लोगों की तो जॉब चली गई है, जिसको जॉब फिर से मिली है उसको कम सैलरी पर मिल रही है, और काफी सारे लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं आज के में भी। तो इसके चलते लोगों के पास में पैसा नहीं, तो डिमांड कहां से आएगी? तो इसके चलते जो पॉलिटिकल हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है बेसिकली उसको फिजिकल सपोर्ट देनी चाहिए, पर लेकिन वो भी नेग्लिजिबल देखने को मिल रही है। उसमें भी कोई ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा सपोर्ट दे दिए जिसके चलते लगे कि हाँ यार चीजें रिकवरी है, अच्छे से रिकवर हो जाएगी। तो ये भी कंडीशन है। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जिसके चलते चीजें ढंग से नहीं चल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो है, देखो यार, सबसे पहले वैक्सीन सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जनता सही रहेगी, हंसपुस रहेगी, तो चीजें अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर कोई फेल हो यहाँ पर वैक्सीन, एक तरीके से फेल हो जाता है वैक्सीन न देने के लिए, अभी भी कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने वैक्सीन लगाने की कोशिश की पर मिल ही नहीं रही है, ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं पर मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर डोज ही प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, ठीक है। जिनके पास में पैसा है चलिए वो तो जाएगा, जब भी जाएगा जाकर अपना डोज लगवा कर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैसे में फिर भी प्रोवाइड कराई जा रही है। इवन मैं भी जब रजिस्टर करने गया तो फ्री, जब वहां पर आप लोग देखोगे रजिस्टर करोगे कोविन ऐप के ऊपर जाकर, अगर फ्री और पेड में डालोगे तो पेड में डालते तुरंत आप लोगों के सामने आ जाते हैं, फ्री में आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि मैं तो पेड में ही लगवा के आऊंगा, टेंशन मत लीजिए,
पर लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ पर लगवा रहे हैं, खासकर जो कि फ्री में, जिसके पास में कोई रेवेन्यू का साधन नहीं है, वो कम से कम अपना जो, अगर आप लोग इसको लगा रहे हैं, जिसके पास में पैसा है वो लगता है कि यार हाँ पैसा देकर लगवाना चाहिए, हमारे पास में पैसा है, तो कम से कम आप लोग पैसा देकर जरूर लगवा लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कम से कम उन लोगों को डोज मिल जाएंगे जिनको नहीं मिल पा रहे हैं ये डोज की कमी की वजह से, ठीक है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा नहीं कहते कि देश में कंट्रीब्यूशन अगर देना है तो ये भी एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि अपने देश में कंट्रीब्यूशन देने का। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एलपीजी के सिलेंडर छोड़ देना उन लोगों के द्वारा जिनके पास में पैसा है तो फ्री सिलेंडर नहीं लेते हैं, ठीक है। जिनके पास में घर में अच्छा खासा अनाज पैदा होता है खेतों में, तो वो कोटे का अनाज नहीं लेते हैं, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक देश में कंट्रीब्यूशन के तौर पर तो देख सकते हैं आप लोग, ये ऐसे ही तो तरीके होते हैं अपने, वो कि ऐसा थोड़ा ना कि बॉर्डर पर जाकर ही लड़ोगे तो ही देश का भला करोगे, तो ये भी तरीके होते हैं देश का भला करने के। तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। तो जो आईएमएफ है जिसके द्वारा ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ये आईएमएफ जो था वो 1945 में क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो 1945 में, और इंडिया भी यहाँ पर 1945 में ही इसको ज्वाइन कर चुका था, ठीक है। तो इंडिया स्टार्टिंग से इसका पार्ट है, ये जरूर याद रखना। तो दो रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो इसी की है, आईएमएफ की। तो कोई भी अब कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ये जो आर्टिकल है ये यहाँ पर इसी स्लाइड पर आर्टिकल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस आर्टिकल में बेसिकली किताब के बारे में बात की जा रही है, और किताब का जो नाम है वो बेसिकली देखिए, राइटर जो नहीं कहते कि समझदार कोई राइटर है तो इस तरीके से स्टेप उठाता है। आप लोग देखिए यहाँ पर, जब ये जो बुक जब लिखी गई थी उस टाइम पर यहाँ पर जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो थे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब, ठीक है। अभी कौन आ गए, बराक ओबामा आ गए। तो इन्होंने क्या किया, इसका अपडेटेड एडिशन निकाल दिया, यानी कि थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दिया होगा इसके अंदर में। अब यहाँ पर क्योंकि पता है कि आने वाले 4 साल में जो बाइडेन रहने वाले हैं, तो किताब वरना बिकेगी नहीं, पता चलेगा कि पुराना डेटा इसके अंदर तो क्या करना है पढ़ के। तो जरा सा अपडेट किया, और यहाँ पर ये बेसिकली एक खुला आलिंगन, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन एम्ब्रेस एक तरीके से बोलते हैं, खुला आलिंगन, यानी कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो किताब लिखी गई है ये वर्गीस के जॉर्ज के द्वारा लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट किताब है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कई बार, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। अभी यहाँ पर बात क्या की जा रही है, यहाँ पर इसी के बारे में अगर बात करिए तो यहाँ पर अभी फिलहाल टाइम पे इंडिया और यूएसए की टाई कैसी चल रही है, खासकर डिवाइडेड वर्ल्ड में, तो उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब से कोविड-19 आया वर्ल्ड काफी लार्ज स्केल पर डिवाइडेड हो गया है। आज की डेट में जो कंट्री है वो अपने ऊपर फोकस कर रही है, हर एक कंट्री सोच रही है कि अपने देश में हम लोग को बेसिकली लोगों को दवाइयां प्रोवाइड करानी है, दूसरे देश के बारे में क्या सोच के करना है। तो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उनके द्वारा मिलकर चीजों को आगे लेकर चला गया काफी शानदार तरीके से। पर लेकिन बीच बीच में कई सारी चीजें आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी, उल्टी सीधी हरकतें होती रही। जैसे कि अगर बात करें, चाइना बहुत बड़ा फैक्टर आज के डेट में इंडिया और यूएसए का साथ में आने का। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बोला गया है, यानी चाइना की वजह से इंडिया और यूएसए जो है वो आज की डेट में साथ में आ गए। चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो यूएसए और इंडिया जो है वो क्वाड ग्रुप का भी पार्ट बन गए। क्वाड में कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। और इसी के साथ में कौन है, यहाँ पर 3 कंट्री है और एक हो गया यूएसए। तो ये पूरा क्वाड ग्रुप यहाँ पर बन जाता है बेसिकली चाइना को टैकल करने के लिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बोली है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान बार बार आर्टिकल 370 को लेकर और सारे मुद्दों को लेकर बार बार सोचता है कि यूएसए इंटरफेयर करे, पर लेकिन यूएसए ने एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। तो पाकिस्तान के बोलने पर यूएसए जो है वो साइड में रहा। इंटरेस्टिंग चीज ये बोली गई कि यूएसए को ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान इसका दोस्त है या फिर दुश्मन है, वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है, अगर बात करें तालिबान के मुद्दे पर, कभी भी नॉर्मली देखिए बेसिकली यूएसए को सप्रेस करता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ये यूएसए को अपनी मनवा सकता है, वरना कोई ऐसा और इसके अलावा मुद्दा उसको देखने को नहीं मिलता है। चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, तो इसके चलते यहाँ पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है उसके हिस्से में ये आ जाता है, तो फिर यहाँ पर एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर शांति नहीं आएगी, और शांति लाने की बहुत कोशिश की गई यूएसए के द्वारा। तो इसके चलते इसकी बेइज्जती होती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये समझ में नहीं आता है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर बात करें तो पाकिस्तान दोस्त है कि दुश्मन है, तो इसके चलते भी यहाँ पर 1-2 शब्द ऐसे लिखे गए। बाकी किताब का एनालिसिस किया गया कि हाँ किताब के अंदर क्या क्या कैसे रिलेशन चल रहे हैं, तो एक हल्का सा आइडिया बेसिकली किताब के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। होता क्या है, कई बार इस तरीके की चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं किताब के बारे में कि हाँ ये किताब है, ठीक है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया अगर रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, थोड़ा सा पता रहना चाहिए इसके बारे में, ओके। ये जो क्वेश्चन है इसको हालांकि मैं पहले भी आप लोगों से पूछ चुका हूं, फिर से पूछ रहा हूं आप लोगों से, जिस बच्चे के द्वारा उस टाइम पर नहीं लिखा गया था, फिर से एक बार आप लोग लिख लीजिएगा। ये इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या क्या बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट एम्पावरिंग ओवर स्टेट इन द इंडियन फेडरल वुड कोज द नेशनल डिसइंटीग्रेशन, यानी कि अगर हम लोग अपने कंट्री के जो राज्य हैं उनको इंपावर करते हैं तो ये इतने ताकतवर हो जाएंगे कि देश को छोड़ छोड़कर भाग जाएंगे और अलग अलग देश बना लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? तो राइटर बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये गलत बात है इस तरीके से सोचना।
आप लोगों को ये देखना पड़ेगा अगर हमारे स्टेट बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। एक परिवार में 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि चारों के चारों लड़के और 2 की 2 लड़कियां कमाने वाली हैं, तो परिवार ताकतवर हो गया ना। 6 सैलरी आ रही है घर में, ठीक है। तो माँ बाप बैठे हुए हैं, वो तो बस गिनते गिनते रह जाएंगे कि हाँ यार अच्छा खासा पैसा आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, तो कहने का मतलब ये, पर लेकिन वो कब होगा जब इनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ मिले, तभी तो होगा। इसी तरीके से अगर सारे राज्य शानदार तरीके से काम करने लगे तो सोचिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस देश का निकल कर आएगा। तो वो चीजें देखने को मिलेगी। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। फेडरेशन का मतलब ही यही होता है कि स्टेट जो है और नेशनल जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो यूनियन जो गवर्नमेंट है, वो मिलकर काम करे। तो ये जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो फिर दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती रहती हैं। तो उसी के चलते यहां पर ये कुछ बातें की जा रही है। देखिए हुआ क्या था, हमारी कंट्री में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था 2017 में। 2017 में जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, कब? ये 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना इसके बारे में। तो जो जीएसटी यहां पर ये इंप्लीमेंट किया गया, तो उस टाइम पर ये बोला गया था कि आने वाले 5 साल तक बोले तो यहां पर क्या हो गया, 2022 तक ये बोला गया था कि अगर कोई भी कमी राज्य को देखने को मिलती है उनके रेवेन्यू के अंदर में, तो उसकी भरपाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ये बातें बोली गई थी, यानी कि हमारी कंट्री में ये बातें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी कि कोई भी कमी हम तुमको नहीं होने देंगे। चलो सही है यार, उस टाइम पर तो वही बात है ना कि खुशी के टाइम में तो सब दोस्त बन जाते हैं। असली दोस्त हो जो प्रॉब्लम में साथ में खड़ा हो। तो वो जो बातें उनके द्वारा बड़ी बड़ी की गई थी कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, जीने मरने में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी हर दिक्कत हमारी दिक्कत होगी, वो जो कस्में खाई गई थी, वो सारी कस्में जो है कोविड-19 ने धूमिल कर दी। कोविड-19 आया तो वो सारी कस्में उनकी साइड में हो गई। प्रेजेंट टाइम पे क्या देखने को मिल रहा है, खस्ता हालत हो गई भाई साहब उनकी। अब ये दिख रहा है कि कैसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि कोविड-19 ने रिवेन्यू जो है काफी कम कर दिया। तो इसके चलते अभी है क्या कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने स्टार्ट कर दी यूनियन गवर्नमेंट ने। एक तो जो पैसा देना था इनको, अगर कम होगा पैसा देंगे तो वो देना बंद कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये कर रहे हैं सेस। सेस क्या होता है, ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। अगर सेस कोई लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा एग्जाम में, ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहां से आ जाएगा, बोलेगी कि सेस जो है क्या वो आप लोग शेयर करते हैं स्टेट के साथ में? नहीं, सेस जो है वो जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है उसी के लिए यूज किया जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज है, सेस जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर नहीं करना पड़ता है स्टेट के साथ में, ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहता है। तो एजुकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो एजुकेशन सेस लगा दिया, इन्वायरमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो इन्वायरमेंट के लिए सेस लगा दिया, जिस भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कुछ करना है काम उसके लिए सेस लगा दिया कि अच्छा ये सेस लगाया जाएगा इस एरिया के लिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि सेस जो है वो उसी के लिए यूज किया जाता है जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है। और ये यहां पर शेयर भी नहीं किया जाता है किसके साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट रोती रहती है कि यार वैसे तो तुम बोल रहे हो कि हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, सेस पे सेस लगाए जा रहे हो, अपने आप पैसा कमा रहे हो, हमारे पास में पैसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पैसा कमाने के बहुत सारे साधन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास में उतने साधन नहीं है। इसलिए हमारी कंट्री में काम करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 280 के अंदर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन कौन है अपनी कंट्री के, बताइएगा। तो अभी बात करें तो हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये बोला गया था यहां पर 42% आप लोगों को बेसिकली शेयर देना है जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन इसमें से 1% कम कर दिया। ये क्वेश्चन बन जाएगा इंपॉर्टेंट, काफी याद रखिएगा। ये 1% क्यों कम किया गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो कि राज्य हुआ करता था उसको तोड़कर यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो 42% में से 1% पूरा जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया। अभी जो सेंटर जो शेयर कर रहा है स्टेट के साथ में वो 41% कर रहा है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप लोगों से कंफ्यूजन में डाल के बोल देगा कि अभी 42% शेयर करें, नहीं, अब 41% शेयर अभी आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते यहां पर ये 41% में भी दिक्कत देखने को मिलती है। वो क्या है, आज की डेट में अगर बात करिए कई सारी स्कीम होती है। एक तो बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जहां सेंटर सारा पैसा देता है, ठीक है। दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम करते हैं, उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। तो आज की डेट में क्या करता जा रहा है सेंटर, यहां पर सेंट्रल सेक्टर की सारी स्कीम बंद करता जा रहा है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रख रहा है ताकि स्टेट और सेंटर को दोनों को पैसे देना पड़े। तो जो 42% यहां पर ये दिए देने की कोशिश की जा रही है कि इतना पैसा जा रहा है, रियलिटी में राइटर ये बोल रहे हैं यहां पर कि 42% कहने के लिए यहां पर ये रियलिटी में जो पैसा यहां से आता था वो भी बंद कर दिया है। तो नॉर्मली तो ये होना चाहिए था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए था, यानी कि 42% तो आप लोग दे ही रहे हो, बाकी स्टेट की वैसे भी हेल्प कर रहे हो कि कभी आप लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम चला दी उसमें सपोर्ट कर रहे हो, पर लेकिन वो खत्म करते जा रहे हैं, सेस न लगाना चाहिए वो लगाते जा रहे हैं। तो रियलिटी में देखा जाए तो ये 42% भी जो राज्य के पास में जा रहे हैं ना वो अप टू द मार्क देखने को नहीं मिलेगा, उसमें से भी कई सारी कटौती कर दी गई। तो कहने के लिए 42% है, पर है उतना का उतना जितना पहले जा रहा था। ऐसे भी कई सारे आर्टिकल आप लोगों ने नॉर्मली सुने होंगे। तो अभी अगर हम लोग संघवाद के ढांचे के बारे में बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार मिलकर काम किया जाए, ठीक है। अगर बात करें एलिमेंट कहां से निकल कर आते हैं फेडरलिज्म संघवाद के ढांचे के, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आप लोग को देखने को मिलेगा। उस टाइम पर सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई थी, तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फेडरलिज्म के सिस्टम के बारे में बात करें तो ड्यूअल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी सेंटर और स्टेट की, डिवीजन रहेगा पावर वेरियस लेवल पर, सेंटर स्टेट और या फिर ग्राउंड लेवल पर। आप लोगों को रिजिडिटी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी कई जगह, इंडिपेंडेंट
जुडिशरी ड्यूअल जो सिटीजनशिप है हमारी कंट्री में नहीं है, ये बेसिकली यूएसए के बारे में बात की जा रही है। सेंटर के अंदर अलग आप लोगों को सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, स्टेट के अंदर आ रही है, ठीक है। और बाइकैमेरिकल मतलब जो राज्यसभा लोकसभा, स्टेट पर आप अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इस तरीके से आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाता है। तो फेडरलिज्म का जो सिस्टम है, संघवाद का जो ढांचा है, वो आप लोग फॉलो करके चल सकते हैं। इसी तरीके से यूनियन अगर बात करें हमारी कंट्री में, आर्टिकल 1 जो बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, खुद आप लोग देखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट मतलब मिलकर काम करना है, यानी कि एक तरीके से सब स्टेट मिलकर आएंगे तब हमारी कंट्री बनेगी। तो इंडियन यूनियन जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, जब सारे स्टेट साथ में आ गए। तो वो देखिए तो जो पावर जो डिवाइडेड है यहाँ पर सेंट्रल स्टेट और कॉन्टिनेंटल के अंदर, तो ये भी यहाँ पर फेडरल सिस्टम को यहाँ पर दिखाता है। तो अगर फेडरलिज्म के लिखने के लिए कुछ आ जाता है तो ये सारे पॉइंट आप लोग वहां पर बेसिकली चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, कंफ्यूजन इनको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, तो आप लोग जो है माइंड में क्लैरिटी यहाँ पर रख पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली जीएसटी के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके की चीजें होती हैं। अच्छा, जीएसटी काउंसिल जो है वो कौन से आर्टिकल में, कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, देखिए आंसर जरूर दिया कीजिए, फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को उसके आंसर मिल जाते हैं, अगर मैं ना भूलूं तो, ठीक है। कई बार भूल जाता हूँ, चलिए कोई नहीं। अभी मैंने आप लोग कल ही जो थे 3 दिन के आंसर बताए थे, ठीक है, तो छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों के सामने होगा ये होगा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बेसिक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन होगा, हालांकि वो क्वेश्चन पूछ चुका हूं, फिर से आप लोग उसको देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए अगर टॉपिक हो गया तो टॉपिक का क्वेश्चन तो वही बनेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ डिफरेंट एंगल के साथ में, अगर आप लोगों को लगता है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूं, फिर चीजें आप लोग समझ पाएंगे। बोला जा रहा है कि रिफॉर्म्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर शुड बी सप्लीमेंट्री नॉट ऑल्टरनेटिव नेचर टू फेडरल प्रिंसिपल, यानी कि एक तरीके से अगर आज के में हमारी कंट्री में जैसे कि 28 स्टेट है और 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए और बाकी हमारी कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट होगी, तो सबको मिलाकर एक फेडरल सिस्टम के तहत काम करना चाहिए, संघवाद का ढांचा जिसको आप लोग बोलते हैं। तो बोला सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि कुछ भी अगर चीज आप लोग ला रहे हैं तो यहां पर सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, फेडरल सिस्टम को बढ़ाए, ना कि ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए। मतलब कैसे समझते हैं सप्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव में डिफरेंस क्या, अगर मैं आप लोगों से पूछूं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए थोड़ा सा एक बार। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं ऑलरेडी डेली एक तो हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो लेकर आ रहा हूं और एक आप लोगों के लिए पीआईबी वाली जिसको हम लोग नैनो मैगजीन बोलते हैं वो लेकर आ रहा हूं। ये 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को डेली देखने को मिलती है, ठीक है। कोई भी मौसम हो, बरसात गर्मी कोई भी दिन हो, तो रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप लोगों के पास में एक मंथली वीडियो आती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलता हूं कि आप लोगों के पास में जो मंथली वीडियो आ रही है बस वही मिलेगी, अब ये वाली वीडियो नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑल्टरनेटिव, यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं कि अब से हिंदू और नैनो बिल्कुल बंद, आप लोगों को बस मंथली वीडियो मिला करेगी, मंथ में एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने ऑल्टरनेटिव कर दिया कि या तो ये मिलेगी या फिर ये मिलेगी, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव हो गया, ऐसा नहीं है दोनों मिलेगी। जब मैं आप लोगों को बोलूं कि यार हिंदू और नैनो तो आप लोग की आ ही रही है, इनको तो आप लोग एंजॉय कर लीजिए, पर लेकिन आप लोगों को एक सप्लीमेंट्री वीडियो मिलेगी मंथली, उसमें क्या होगा कि आप लोगों का एक अच्छा खासा ओरिजिन हो जाएगा एक जगह। तो ये क्या हो गया, ये सिस्टम को सपोर्ट करने वाली चीज होगी, यानी कि हिंदू और नैनो पे करंट अफेयर जो आप लोग कवर कर रहे हैं, तो एक सप्लीमेंट्री वीडियो आप लोगों को मिलेगी जिससे आप लोगों का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये एक तरीके से इसमें सप्लीमेंट हो गया ये, ना कि ऑल्टरनेटिव हो गया कि या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि अगर फेडरल सिस्टम को आप लोगों को सपोर्ट करने वाली चीजें होनी चाहिए तो सप्लीमेंट्री नेचर में होना चाहिए, ना कि ऑल्टरनेटिव आप लोगों को लेकर चलना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जो भी कोऑपरेटिव्स के अंदर जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं उसी में यहां पर ये बातें अभी बोली गई हैं। कोऑपरेटिव्स के बारे में आप लोगों को पता है, अगर कोई आप लोगों से बातें करेगी कोऑपरेटिव क्या है, आप लोग कैसे देखते हैं, तो इसको बेसिकली हिंदी में सहकारी संस्था आप लोग बोल सकते हैं। सहकारी मतलब कि एक तरीके से नॉर्मल भाषा में आप लोगों ने सुना है कद्दू कटेगा सब में बटेगा, यानी कि अगर कुछ फायदा होगा, कुछ प्रॉफिट होगा तो उसका फायदा सबको मिलेगा। एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, उसके नीचे कोई भी कस्टमर काम कर रहा है, तो उनमें आप लोगों को ये नहीं देखने को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उनको उनकी सैलरी रहती है फिक्स, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो है, नुकसान है तो है, उनको उनकी सैलरी मिलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर सहकारिता में क्या रहता है, ये प्रोडक्ट अगर बनाकर इस तरीके से जैसे कि बेच रहे हैं यहां पर कुछ भी, ठीक है, तो यहां पर जो भी मार्केट में इसको कहीं पर ले जाकर बेचा जाएगा तो यहां से जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बांटा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो एक तरीके से सबको उसका फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं अगर अपनी कंट्री में आप लोग देखें, ठीक है, जैसे अमूल वगैरह हो गया, तो ये इसी एरिया में काम करता है, तो बहुत सारी महिलाएं आज के में काम कर रही है, इसके चलते बहुत सारी महिलाओं को फायदा हुआ है। तो कई सारे ऐसे एरिया में आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाता है, तो इसके बारे में हल्का हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी और भी कई सारे जो बैंक्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट जो कोऑपरेशन यहाँ पर बेसिकली जो कोऑपरेटिव जो बैंक हो गया, ठीक है। इसी के साथ में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक हो गया, तो दुनिया भर के आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है।
तो ये यहाँ पर कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं इसी तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये कोऑपरेटिव से यहाँ पर, और ये कमर्शियल बैंक होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा जैसा कोऑपरेटिव में होता है। कोऑपरेटिव में आप लोग को फायदा मिलता है यहाँ पर इस तरीके से, कमर्शियल बैंक अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव्स का मतलब ही ये होता है कि आप लोग इस तरीके से काम करो ताकि सबको फायदा वहां पर देखने को मिले। यानी कि एक तरीके से जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर बना दिया है तो उस प्रोडक्ट से अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो सब लोगों को उस प्रॉफिट का फायदा मिले। ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ओनली प्रॉफिट यहां पर लिए बैठा है, ठीक है। तो वो वाली चीजें यहां पर बेसिकली नहीं होनी चाहिए, तो उस वाली चीजों से आप लोगों को बचना पड़ेगा। तो ये कोऑपरेटिव वाला कॉन्सेप्ट आगे हमारी कंट्री में आया कहां से, अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि क्या है कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो पहले तो कई सारे कोऑपरेटिव्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे अमूल हो गया, केरला कोऑपरेटिव मिल्क जो मार्केटिंग फेडरेशन हो गया, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन हो गया, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स, तो ये कई सारे कोऑपरेटिव्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स होगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी, फार्मिंग हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, मार्केटिंग हो गया, कंज्यूमर हो गया, हाउसिंग हो गया, तो ये सारी जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव, तो ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आती है। पर लेकिन आखिर ये हमारे देश में आई कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा और उसी का आर्टिकल में इस्तेमाल किया जा रहा है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारे देश में। ये जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ये 2011 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो ये 2011 में जब संविधान में संशोधन किया गया तो हमारी कंट्री में बेसिकली क्या किया गया कि जो कोऑपरेटिव्स है उस सेक्शन को ऐड किया गया, ठीक है, कि ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी कंट्री में। ऑलरेडी अगर आप लोग देखिए कि फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया, यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में पार्ट 3 में, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 19 के अंदर, तो आर्टिकल 19 के अंदर जो फर्स्ट के अंदर जो सी है उसके अंदर आप लोगों को सी के अंदर याद रखिएगा, सी के अंदर कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी याद आ सकता है एग्जाम में। तो सी के अंदर कोऑपरेटिव्स देखने को मिलेगा। जब डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं तो पार्ट 4 में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पार्ट 4 में जैसे थर्ड पार्ट है 12 से लेके तो 36 से ये स्टार्ट हो गया यहाँ पर, यानी कि 35 से 36 आ गया। इस तरीके से 36 से लेके 51 तक चलेंगे यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसके अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 43 में जो बी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां पर बेसिकली प्रमोट करने की बात करते हैं, अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट जो भी होता है उसके अंदर फंक्शनिंग होती है। तो यानी कि फंडामेंटल राइट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन है। इसी के साथ में अगर आप लोग जाएंगे पंचायती राज सिस्टम के अंदर तो वहां भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है, वहां पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यानी कि पंचायत के अंदर आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखने को मिल जाएगा, म्युनिसिपैलिटी के बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखने को मिल जाएगा। और पार्ट में जाएंगे, जैसे कि पार्ट में जाएंगे ना, पार्ट 9 में आप लोगों को देखने को मिलता है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पार्ट अगर बात करें यहाँ पर जो 11th ए है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा म्युनिसिपैलिटी, और पार्ट 11th जो बी है वहां पर कोऑपरेटिव्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से हर एक लेवल पर इसको इंक्लूड किया गया है। स्टेट के लिस्ट के अंदर आता है, वैसे 7वें शेड्यूल में अगर आप लोग जाएंगे जो कोऑपरेटिव्स है उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है कोऑपरेटिव्स। तो यहां से पूरा आर्टिकल अब आप लोगों के सामने चलने वाला है, जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि इनके द्वारा क्या बोला गया है। इनके द्वारा भी ये बोला गया कि कई सारे राज्य जो हैं वो बेसिकली उसमें सदमे में आ गए थे कि अभी हमारी कंट्री में नई एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो ये लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव वाला मुद्दा अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर देगी, जिससे जो नीचे लेवल पर जो लोग हैं, स्टेट पर जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है, उनको नुकसान देखने को मिलेगा। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो यहाँ पर किया गया, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिली थी हमारी कंट्री में। 2011 में ये अमेंडमेंट आया था, 2012 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो इसका काम यह था कि जो कोऑपरेटिव है उनको ऑटोनॉमी मिल सके, ठीक है, डेमोक्रेटिक फंक्शन कर सके और प्रोफेशनल उनका मैनेजमेंट हो सके। यानी कि जो कोऑपरेटिव्स अगर कोई बनाई जा रही है वो ढंग से काम कर सके, उसके अंदर कोई इंटरफेयर न करे। तो ये वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिली। अभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको और ज्यादा दुरुस्त कर दिया गया कि देखिए क्वाज़ी फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो फेडरल सिस्टम होता है हमारी कंट्री के अंदर बात करें तो क्वाज़ी फेडरल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंप्लीट फेडरल नहीं है, कुछ यूनिटरी कैरेक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो कोऑपरेटिव्स है उसका कंट्रोल जो है वो स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटर उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो वो सही नहीं है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाएगा। क्योंकि संविधान के अंदर जो 7वीं शेड्यूल में बैठा हुआ है वो स्टेट है यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट है 2nd नंबर की, उसके अंदर कोऑपरेटिव्स को मेंशन किया गया है। तो संविधान के तहत भी यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगी कि आप लोग इसमें इंटरफेयर मत करिएगा। इसी के चलते यहाँ पर जैसे मैंने बताया पार्ट जो 9th बी में कोऑपरेटिव्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो पार्ट 9th बी के अंदर यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में प्रोविजन है कि कैसे डायरेक्टर होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, SC ST या फिर वुमेन का कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए अगर कोई वहां पर इलेक्टेड होकर आता है। तो इनमें से किसी भी चीज के अंदर अगर आप लोग को चेंज करना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज करना है, तो किस बेस पर चेंज कर सकता है। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई पर्टिकुलर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक राज्य के अंदर है तो वो आएगा यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट, वो स्टेट लिस्ट के अंदर में। पर लेकिन कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अलग
अलग राज्य में अगर देखने को मिलेगी, तो अगर इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो फिर सेंटर के हाथ में थोड़ी पावर यहां पर आ जाती है। तो सेंटर को अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करके कोई अगर चेंज करना है, अगर कोई स्टेट के डोमेन में आता है, स्टेट के डोमेन का अगर चेंज कर रहे हो, तो यहां पर हाफ ऑफ द जो लेजिस्लेचर है इनकी स्टेट है, उससे आप लोगों को यहां पर कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी और 2/3 जो है वो मेजोरिटी से आप लोगों को पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी नहीं करेगी अगर कोई ऐसा काम करना है जो यहां पर स्टेट के ऊपर इंपैक्ट डालता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 3 जज की बेंच थी यहां पर, उनके द्वारा इस मैटर को देखा गया और इनके द्वारा ये बोला गया कि 2 जज के द्वारा बेसिकली सपोर्ट किया गया इसको कि हाँ जो भी होगा यहां पर कोऑपरेटिव से रिलेटेड तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अलग अलग राज्य में है, तो यहां पर पार्लियामेंट के हाथ में पावर आती है। पर लेकिन यहां पर भी कुछ बातें इनके द्वारा बोली गई है। वो क्या बातें बोली गई है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि ओनली अगर पार्लियामेंट जो है वो आउटलाइन कर रही है गाइडलाइन, यानी कि कुछ गाइडलाइन दे रही है, तो यहां पर आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि किसको मन कर रहे हैं इंप्लीमेंट करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो असेंबली जो है यहां पर एक तरीके से तो उनको यहां पर रेक्टिफाई करना कोई नेसेसरी नहीं है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को गाइडलाइन दूं कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों को जो मिलेगी उसके 1 घंटे के अंदर ही आप लोगों को आंसर देने हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आंसर किसी का नहीं उठाऊंगा, जो 1 घंटे के अंदर देंगे वो आंसर होगा। ठीक है, तो एक तरीके से गाइडलाइन ही होगी, ये एक तरीके से आप लोगों के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन हो गई कि हाँ इसी टाइम में आप लोगों को आंसर देने हैं। ठीक है, पर लेकिन अगर मैं बोलूं गाइडलाइन कि हाँ चलो ठीक है यार आंसर दे लेना, अगर आप लोगों का आंसर काउंट नहीं किया गया, मेरे द्वारा वीडियो के अंदर नहीं दिखाया गया, तो उसमें कोई बात नहीं है, पर हाँ आप लोग का एक रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए आप लोग कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है यहां पर वो गाइडलाइन देती है तो फिर कोई असेंबली उसको रेक्टिफाई करे कोई नेसेसरी नहीं है। पर हाँ पर कोई ऐसा काम करती है कि उसके अंदर चेंज करती है और बोलती है कि यही तुमको करना पड़ेगा, तो फिर स्टेट जो है पावर में आएंगे और फिर इनको यहां पर ये बेसिकली हाफ स्टेट और 2/3 से उसको पास करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो लिमिटेशन है पार्लियामेंट के ऊपर अमेंडमेंट करने की, बेसिकली रेक्टिफाई करना पड़ेगा अगर वो स्टेट के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में तो जो की प्रिंसिपल है जजमेंट, उसमें यही बात बोली जा रही है कि रेक्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग बेसिकली कोई भी चीज ऐसा कर रहे हैं तो स्टेट जो है उनके हाथ में पावर यहां पर आ जाती है, क्योंकि स्टेट के डोमेन का हो जाता है, वो राज्य वो यहां पर सेंटर के डोमेन का नहीं है। इसी के चलते जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिकली पावर दे रखी है यहां पर, तो यूनियन और स्टेट के अंदर अगर बात करें, ठीक है, तो उसको ऑल्टर करने की कोशिश अगर की जा रही है तो भी राज्य यहां पर आ जाएंगे। तो इसी के साथ में अगर एब्सेंस रहता है स्टेट का रेक्टिफिकेशन यहां पर अगर एब्सेंस रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक तरीके से स्टेट के उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर स्टेट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है तो फिर ये यहां पर नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन की तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उनकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, या कैसे उनकी ऑटोनॉमी है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। वहां पर डेमोक्रेटिक वे में वो चीजें चलनी चाहिए और उसी के लिए यहां पर चीजें लाई भी गई हैं। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। इसी के साथ में कोई भी आप लोगों को ऐसा फोकस नहीं देना है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका काफी बड़ा रोल होता है कंट्री के अंदर में, तो बेसिकली कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि ताकि उनकी प्रॉपर चीजें न चल पाए। ठीक है, तो रोल ये होना चाहिए कैसे सपोर्ट करना है उसको, ना कि वो एक तरीके से उसको कंट्रोल करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कंट्रोल करना है स्टेट को कि हाँ उनकी चीजें हैं, उसको सपोर्ट करने का काम होना चाहिए। तो नई मिनिस्ट्री उसको सपोर्ट करने के लिए बनानी चाहिए, ना कि उसको रोकने के लिए। कई सारे क्रिटिक देखने को मिल रहे थे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ज्यादा पावर उसके हाथ में हो गई है, क्योंकि कई सारी एग्रीकल्चर, क्रेडिट या मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी कि वहां पर कोई इस तरह की चीजें रहेगी उसको कंट्रोल रहे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल हो गया इसके बारे में। आगे यहां पर बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है, जैसे कि यहां पर बात की जा रही है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो बोला गया कि इंडिया और जो यूएसए हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यू पर टिके हुए हैं। और ये यहां पर बात जो बोली जा रही है, यूएसए के जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी हैं एंटोनी बिल्कन, तो ये कंट्री की विजिट पर आ रहे हैं, तो उसी के चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। यहां पर कुछ अच्छी बातें बोली गई हैं, कुछ और बातें इनके द्वारा आगे चलकर बोली गई हैं। वो क्या है कि ग्रेट चैलेंज है सारे डेमोक्रेसी के सामने, वो है इंटर रिलीजियस रिलेशन। ठीक है, मीडिया की फ्रीडम, सिविल सोसाइटी के चलते उनके बारे में बात की जा रही है। यानी कुछ ऐसी बातें भी की गई जो कि अच्छी, और कुछ ऐसी बातें भी की गई जो कि खट्टी मीठी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, चलिए जो भी है सही नहीं है, जो भी है मतलब एक तरीके से है कि नॉर्मल रिलेशन रहने चाहिए, वो काफी ज्यादा जरूरी है। बात करें यहां पर नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट ऑफ, जो भी यहां पर एक तरीके से वेंडलिज्म देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप लोग बोले हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं या फिर असेंबली के अंदर बैठे हैं और कुर्सियां तोड़कर फेंक रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ यार फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारा आर्टिकल 19 के तहत, तो वो चीजें नहीं चलेगी। ठीक है, तो जनता देख रही है, थोड़ा सुधर जाओ, ढंग से काम करो, ये बातें बोली गई है। ठीक है, तो रिफ्यूज कर दिया गया यहां पर
असेंबली के अंदर जो यहाँ पर जो केस हुआ था केरला के अंदर, उसी के चलते यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में बाकी यहाँ पर ममता जी बोल रही हैं कि आओ मिलकर काम करते हैं, 6 महीने हैं, काफी कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा स्टेप उठाने की बात की जा रही है। अभी यहाँ पर ये मिली सोनिया गांधी जी से, तो देखते हैं आगे चलकर ये क्या कर पाते हैं। मिजोरम और आसाम के बीच में जो सेकंड वीडियो मैंने कल बनाई थी उसके बारे में पूरा बताया गया। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, बोल रहे हैं कि मिलकर काम करना चाहिए। मैंने पूरा बैकग्राउंड के साथ में आप लोगों को समझाया, उसको आप लोग जरूर देखेगा। वो पर्टिकुलर वीडियो बनाने का रीजन ये था सेकंड वीडियो, क्योंकि ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट था, न्यूज में आएगा और नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देख लेना एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना खाते हैं और थाली में खाना छोड़ देते हैं। एक बार देखो यहाँ पर ये बाप और बेटा कैसे लगे हुए हैं। तो अगर इंसान को रियलिटी में ये चीजें एक बार दिखा दीजिए तो कभी भी थाली में खाना वैसे नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसको अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश करेगा, अगर उसको पता रहेगा कि किस मेहनत से ये कमाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें देखने को है, खासकर किसान जो है यार, एक तरीके से अन्नदाता जिनको बोलना चाहिए बोलते भी हैं, तो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर पर। लेकिन हम लोग खाना खाते टाइम, छोड़ते टाइम, फेंकते टाइम ये चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो खाना उतना ही लो जितना जरूरी है। अगर बात करें हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा बोला गया था कि हमारी कंट्री में नॉर्मली 4 से 4.5 से 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है। ये वो जान जाती है जिनको हम लोग बचा सकते हैं। तो इसके द्वारा बोला गया था कि आने वाले टाइम में जल्दी ही इसको आधा करेंगे, पर लेकिन जैसी हरकतें हैं 18 लोगों की जान चलेगी, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसका चलते यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये वो इंसानों की जान जा रही है जिनको हम लोग बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये रोड सुरक्षा होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो लखनऊ अयोध्या वाला जो हाईवे है वहां पर ये कंडीशन देखने को मिली, तो काफी बुरी दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं। अभी बात करें 4 धाम यात्रा के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली ये बोला गया कि कोविड-19 के चलते आप लोगों को 4 धाम वो सब चीजों को ध्यान नहीं देना चाहिए, कोविड-19 पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात बोली गई। तो हाई कोर्ट जो है उसके द्वारा ये यहाँ पर बेसिकली खिंचाई की गई है अभी बेसिकली उत्तराखंड की, तो उसी के बारे में है। 4 धाम देखिए अलग अलग देखने को मिलेगी। बद्रीनाथ हो गया यहाँ पर आप लोग उत्तराखंड के अंदर में, द्वारिका हो गया बेसिकली यहाँ पर, कहां पर ये हो गया गुजरात के अंदर में, जो जगन्नाथपुरी हो गया ये पूरी उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। रामेश्वरम हो गया यहाँ पर, कहां पर ये बेसिकली देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में। तो 4 धाम एक तो ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कंफ्यूज मत होना। दूसरे 4 धाम यहाँ पर जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, एक ये 4 धाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोनों जो है बेसिकली 4 धाम के नाम से ही पुकारे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के नाम के बीच में कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बाकी कोविड-19 के चलते बोला जा रहा है कि यहाँ पर अभी इनको आगे लेकर नहीं चलना चाहिए, तो उसके बारे में बातें की जा रही है। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहीं बाहर न जाइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इन चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखने की, ठीक है। 60% जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर भी कई सारे एरिया में कि यहाँ पर जो मदर है, एक्सपेक्टिंग मदर है, उनको वैक्सीन दी जा रही है। तो ये आर्टिकल इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि हेल्थ के मामले में अगर बात करें, जो जच्चा और बच्चा है दोनों की ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली जिनके भी डिलीवरी नहीं हुई है उनको कम से कम यहाँ पर दवाई दे देनी चाहिए कोविड-19 के चलते। ये यहाँ पर अभी बातें की जा रही है, ठीक है, क्योंकि वेरिएंट बड़े बड़े आ रहे हैं आगे, ताकि इम्यून सिस्टम बॉडी में बना रहे और दोनों की जान बची रहे। तो अभी प्रेग्नेंट वुमेन को भी दवाई दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर बेसिकली बोमई साहब जो है उनके द्वारा अभी यहाँ पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली है। इनसे पहले जो थे येदियुरप्पा साहब जो है उनका पत्ता कट गया, क्योंकि उनकी एज जो है वो 78 हो गई है और 75 से ज्यादा एज का इंसान जो है अकॉर्डिंग टू बीजेपी वो यहाँ पर नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये कुछ बातें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर स्टेट ऑफ डोवर के बारे में जो बात की गई थी, इसके बारे में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पर बी। तो क्या है यहाँ पर आंसर बेसिकली, तो नॉर्थ और सेल्टिक सी के बीच में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये पर्टिकुलर अगर आप लोग मैप में भी देखिएगा तो आप लोग इसको अच्छे से एक काम करिए, चलिए मैप में आप लोग इसको जूम करके देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग और अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ताकि कहां पर क्या क्या लोकेशन है मुझे पता है, नहीं देखोगे जाके, ठीक है। देख लो यहाँ पर एक बार ये हो गया नॉर्थ सी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का ये वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है और ये हो गया यहाँ पर बेसिकली सेल्टिक सी, ठीक है। इंग्लिश चैनल भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा इधर चलेंगे तो ये है पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, इसके बारे में इसका आंसर है ए। तो यहाँ पर जो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बने तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया जरूर रखना है, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए ये वाली वीडियो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि इसमें डिटेल में डिस्कस किया है और बाकी के सारी आर्टिकल मैंने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो ये रहा टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।